नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है पूजा त्रिपाठी। भारतीय बाजार की अगर बात करें 9 दिनों की मजबूती देखने के बाद या कह सकते हैं गेनिंग स्ट्रीक देखने के बाद आज बाजार में एक रुकावट या कह सकते हैं एक ब्रीदर जरूर देखने को मिला है। तमाम इंडेक्सेस की अगर बात करें दिन की शुरुआत में बैंक निफ्टी परफॉर्म जरूर कर रहा था, लेकिन अब बैंक निफ्टी भी लाल निशान में लुढ़कता हुआ एक स्टीप डाउन ट्रेंड वहां पर पिछले आधे घंटे में इनफैक्ट देखने को मिला। निफ्टी भी 17,642 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ संभलने की कोशिश लगातार करते हुए, लेकिन इस कोशिश में आज बैंक निफ्टी को भी नाकामयाबी ही हाथ लग रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक स्टीप डाउन ट्रेंड यहां पर देखने को मिला है। आइए बाजार में इन स्तरों पर कहां पर बिकवाली और कहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी है ये नजर डाल लेते हैं। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। अच्छी मजबूती के बीच रियल एस्टेट सेक्टर का मोमेंटम जो लगातार बढ़ता हुआ और साथ ही इसके ठीक पीछे बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल, साथ ही एफएमसीजी शेयरों में भी आज खरीदारी है। लेकिन इसके ठीक विपरीत आप देखेंगे एनर्जी सेक्टर में बिकवाली का दबाव है। ये सेक्टर वही सेक्टर है जो कि 6 दिन से चल रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 6 दिन की खरीदारी देखने के बाद एनर्जी सेक्टर में हमने देखा एक बड़ी बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन लगातार अगर 2 दिनों के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे तो 2 दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले ब्रॉडर इंडेसेस यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे मौके बनते हुए भी दिखे हैं और ये इंडेसेस ने परफॉर्म करने की भी कोशिश की है। आज ऑफ कोर्स बाजार की दशा दिशा हम देख रहे हैं, लेकिन इस सेंटिमेंट में भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस को अगर आप देखेंगे तो हरे निशान के साथ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आप मूव मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी हरे निशान के साथ इस वक्त। तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ब्रॉडर इंडेसेस में ज्यादा नजर आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले। अब पीसीआर को देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर 0.7% से घटकर यहां पर 0.5 पर जाता हुआ देखने को मिला। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1 से घटकर 0.9 पर। तो क्लियरली यहां पर गिरावट देखने को मिली है। और अब रेंजेस और कॉल्स की अगर बात करें तो क्लियरली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स एक बार देख लेते हैं। 17,625 के लेवल्स पर करीब 80 अंकों के बिकवाली निफ्टी में है। 42,187 के लेवल पर हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव झेलते हुए संभलने की कोशिश में बैंक निफ्टी भी, लेकिन इस वक्त जो है ट्रेंड डाउन साइड का ही नजर आ रहा है। निफ्टी में 17,700 की स्ट्राइक की अगर बात करें, यहाँ पर जबरदस्त कॉल राइटिंग इस वक्त नजर आ रही है और बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें यहाँ पर भी कॉल राइटिंग और साथ ही निफ्टी में इन पर्टिकुलर 17,600 की स्ट्राइक पर जरूर नजर रखनी होगी क्योंकि वहां पर भी ज्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो ये तमाम लेवल्स हैं जिस पर खास तौर से नजर रखें। और क्लियरली ट्रेडर स्क्रीन की अगर बात करें तो निफ्टी के लिए रेंज जो है 16,850 से 17,050 की आप मानकर चले। बैंक निफ्टी के लिए 38,650 से 39,200 तक के लेवल्स हैं जिनको आय करना है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे यहाँ पर 42,271 के स्तरों पर बैंक निफ्टी इस वक्त टिका हुआ है। तो क्लियरली बाजार में हमने 9 दिनों की तेजी देखी और उस तेजी के बाद हम देख रहे हैं ब्रीदर मार्केट में कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग का फेज इस वक्त देखने को मिला है। इस प्रॉफिट बुकिंग के फेज में टेक्निकली बाजार पर किस तरह की रणनीति अपनानी है तो हम जानेंगे ही, लेकिन फंडामेंटल नजरिया जानना आपके लिए जरूरी है। मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ, बाजार के दिग्गजों को हमारे साथ पूजा जोड़ रही हैं। गुड आफ्टरनून पूजा। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून मानसी। और बाजार का पूरा सेटअप अभी हमने समझा, लेकिन इस माहौल में जहां हम देख रहे हैं कि बाजार में एक तेजी थी, अब आज करेक्शन दिख रहा है, तो उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में फंडामेंटल लिहाज से मार्केट में लॉन्गर टर्म के लिए क्या आउटलुक है, इस पर भी हम लगातार आपके लिए मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी लेकर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आप हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने कमेंट्स मार्केट के साथ शेयर करते हैं, उससे दर्शकों को भी काफ़ी मदद मिलती है। तो अब इस माहौल में जब बाजार काफ़ी समय से हम देख रहे हैं एक दायरे में ही है, ऐसे में हम अर्निंग्स में भी एंट्री कर ले चुके हैं, तो सबसे पहले तो नतीजों को लेकर ही सवाल होगा। अभी तक आईटी के नंबर्स आए हैं, काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, इन्हें आपने कैसे रीड किया और इस बार के अर्निंग्स में आप क्या वॉच करेंगे? देखिए, आईटी के जैसे आपने जिक्र किया, कमजोर अर्निंग थे जो दिग्गज आईटी कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस, नतीजा बहुत ही कमजोर था। और इसका कारण भी साफ है, यूएस में एक माहौल ऐसा हो रहा है कि रिसेशन आ सकता है और इसीलिए जो क्लाइंट्स हैं वो अपना कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं या तो पोस्टपोन करना चाहते हैं। उसी का असर देखने को मिल रहा है। और जैसे हम जानते हैं दिग्गज आईटी कंपनीज के करीबन 50% अर्निंग यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड है, यूएस मार्केट से आता है, तो ऑब्वियसली देयर इज एन इम्पैक्ट। बट मैं ये जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये इम्पैक्ट हम लोगों को लगता है कि
शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ही है। लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन आईटी कंपनीज के लिए कुछ भी नहीं बदला है। और हिस्टोरिकली अगर देखें तो यूएस मार्केट में जैसे करेक्शन आता है जल्दी, जो डिमांड का करेक्शन आता है, वैसे ही जैसे ही टाइड टर्न करता है तो डिमांड का अपस्विंग भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर यूएस के जो आंकड़े आ रहे हैं इन्फ्लेशन के, वो ठीक ठाक आ रहे हैं और ऐसा ही अगर चले तो शायद यूएस फेड को मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़े और उसके बाद शायद एकोमोडेटिव पॉलिसी वापस आ सके। और अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्दी डिमांड वापस आ सकता है। तो वी शुड नॉट राइट ऑफ आईटी कंपनीज ऑल टुगेदर। करेक्शन मे बी एन अपॉर्चुनिटी की आपको अगर लंबी अवधि के लिए सोचना है, अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है तो शायद आप अग्रेसिव अगर थोड़ा है तो शायद आप पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी बात आपकी जो बाकी कौन सा सेक्टर, ध्यान तो जरूर बीएफएसआई पे रहेगा क्योंकि बीएफएसआई में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव है और उसमें देखना पड़ेगा कि एसेट क्वालिटी लेके तो पहले शंका था, पर अभी एसेट क्वालिटी बाय एंड लार्ज सभी बैंक का इंप्रूव कर गया है और आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव करेगा। पर डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ लायबिलिटी कॉम्पोजिशन और लायबिलिटी बुक के ऊपर। तो देखना पड़ेगा कि कैसे बैंक अपना एसेट्स को फाइनेंस कर रहे हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा और नतीजे भी ठीक ठाक आने की उम्मीद है बीएफएसआई से, उस पर जरूर ध्यान रहेगा। तो सुदीप जी, अगर किसी को पोर्टफोलियो चर्निंग करनी होगी तो क्या कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर कि वेटेज अब बढ़ाना चाहिए, कहां पर वेटेज कम करना चाहिए? क्योंकि अब धीरे धीरे तो कॉर्पोरेट अर्निंग पर ही नजर रहेगी, तो उसको देखते हुए क्या कुछ सेक्टर हैं जो कि अभी आपको लगाड़ लग रहे हैं यहाँ पर वेटेज कम करें, कुछ सेक्टर्स में वेटेज बढ़ाएं? ऐसा कुछ सुझाव आप इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को देंगे? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं दूसरी तरह से बताऊंगा, पर ट्रेडर्स के लिए एफएमसीजी में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि जो रूरल डिमांड का चैलेंजेस है, फिर एल निनो का बात हो रहा है, मॉनसून शायद तक ना हो, तो इस माहौल में एफएमसीजी में थोड़ी दिक्कत आ सकता है उनके अर्निंग्स में, उनके टॉप लाइन में। तो इस स्थिति में शॉर्ट टू मीडियम टर्म एफएमसीजी कंपनीज में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर सेक्टर्स की बात करें, पॉजिटिव व्यू हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन स्पेस पे। और जैसे सरकार ने बजट में ऐलान किया है सिग्निफिकेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर का, उसका जरूर फायदा मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज को। तो यहाँ पे आप वेटेज बढ़ा सकते हैं, अभी भी एक्विजिशन का अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट में। 24 में जनरल इलेक्शन है तो वहां तक मोमेंटम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में बरकरार रहेगा और इस अपॉर्चुनिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी में जरूर खरीदारी करनी चाहिए। मैं तो दिग्गज इंफ्रा कंपनी लार्सन में अभी भी फेवरेबल व्यू रखता हूं, प्राइस थोड़ा बड़ा है पर अभी भी अगर लंबी अवधि के लिए कोई देख रहा है जरूर खरीदारी की जा सकती है। दीपा, प्रियंका, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज जेपी मॉर्गन की फार्मा स्पेस पे आई और उससे पहले भी हम देख रहे हैं ग्लोबली, आप फंड्स को देखें यूएस मार्केट्स में भी, चाहे वो कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, इन सब डिविजन्स में गए हैं लास्ट क्वार्टर में भी। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की जिसमें उन्हें कई सारे रीजंस आउटलाइन किए और हमने रिसेंटली देखा भी जो यूएस के शिपमेंट्स है, वो एक्सपोर्ट शिपमेंट्स है, वो इंप्रूव हुए हैं कई सारे इंडियन कंपनीज के लिए और स्टॉक्स में सर्ज भी आया। और इनफैक्ट रिपोर्ट में भी यही हाईलाइट किया गया है कि यूएस एनवायरनमेंट भी सुधर रहा है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी प्रोग्रेसिव रहेगा। ऐसे केस में फार्मा स्पेस क्या इस साल के लिए एक बड़ी बेट हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा सबड्यूट तो ये पूरा स्पेस था पीछे कुछ क्वार्टर्स से? फार्मा में दो चीज मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो है यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर है वो अभी तक हटा नहीं, वो प्राइसिंग प्रेशर अभी भी है और इसके कारण जैसे हमने देखा है मार्जिन में बहुत स्क्वीज हो रहा है। जो दिग्गज फार्मा कंपनीज यूएस में कारोबार करते हैं उनका बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके वहाँ, और वो शिपमेंट्स में हैव इंक्रीज बट उनका मार्जिन रिलेटेड चैलेंजेस हैवंट गॉन अवे एंड दैट्स रियल। दूसरी बात डोमेस्टिक, ये बात बिल्कुल सही है कि डोमेस्टिक फार्मा में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है और डोमेस्टिक फार्मा में जो कंपनीज काम करते हैं डोमेस्टिक सेगमेंट में, वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। और ये सब नजर में रखते हुए हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को सन फार्मा जैसे दिग्गज फार्मा कंपनी में खरीदारी की सलाह दी है और वहां पे अभी भी खरीदारी की जा सकती है। इनका यूएस में भी बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस थोड़ा डिफरेंशिएटेड है,
और बहुत सारे अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो एक अग्रेसिव बेट होगा पर सन फार्मा में खरीदारी की जा सकती है। सुदीप, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। इंडिया के लिए अगर देखें आउटलुक तो ओवरऑल बुलिश ही नजर आ रहा है विद अ टैगलाइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन आउटलुक की ही अगर बात करें, क्योंकि पिछले दिनों में अक्रॉस द ग्लोब हमने सिचुएशंस देखी हैं, इसके चलते क्लियरली बेटर विजिबिलिटी जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 तक ही नजर आ रही है। उसके बाद एनवायरनमेंट फॉगी है। ऐसे में कुछ ऐसे स्पेसेस पर नजर डालनी होगी जहां पर एक्शन काफी हद तक काफी क्वार्टर से नजर आ रहा है। ऐसा एक स्पेस है रियल एस्टेट। सुदीप, Q4 के लिए भी उम्मीदें हैं दमदार प्रदर्शन की, और दरें बढ़ने के बावजूद भी मांग में मजबूती रही थी। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सेंटिमेंट्स कैसे देख रहे हैं? और आज ही अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। देखिए मानसी, Q4 के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे और इसका मुख्य कारण मैं तो ये मानूंगा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ Q4 बजट के बाद जो टैक्स लॉ के चेंजेस हुए हैं उससे कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट मैक्सिमम 10 करोड़ तक लिया जाएगा अगले साल से। ये ऐलान करने के बाद से एक फ्लड ऑफ जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी परचेज का देखा गया है और ये बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज को अच्छा बूस्ट देगा Q4 में। आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसके 2-3 कारण मैं बताऊंगा। पहली बात तो है सारे रियल एस्टेट कंपनीज ऑल टाइम हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट प्राइस इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले करीब महीना 1.5 महीने में। दूसरी बात यह है कि जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस शायद Q1 में ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी जो रिपोर्टिंग हो रहा है वो सारे मार्च के ट्रांजैक्शंस है। ये थोड़ा बारीकी से समझनी चाहिए। और Q1 में शायद ये बड़े ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, क्योंकि कोई स्पेशल ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है कि Q1 में किसी को ट्रांजैक्शन करना है बड़े प्रॉपर्टी का, जो प्रिडोमिनेटली कैपिटल गेन्स टैक्स के कारण होता था। दूसरी बात यह है कि अगर इकोनॉमी में थोड़ा बहुत धीमी देखने को मिलता है, जो कि मॉनसून के कारण, रूरल डिमांड के कारण और ओवरऑल इन्फ्लेशन वगैरह के कारण देखने को मिल रहा है, जनरली जो FMCG कंपनीज बार बार अपने कमेंट्री में बोल रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं असर रियल एस्टेट में देखने को मिलेगा। तो सेक्टर अच्छा है, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है हम लोग, पर इमीडिएट फ्यूचर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में थोड़ा सतर्क रहने के लिए निवेशक को कहेंगे, पर्टिकुलरली कंसिडरिंग द वैल्यूज एट विच दे आर ट्रेडिंग। सुदीप जी, एक व्यू आपसे मेटल स्पेस पर भी लेना चाहेंगे। वहाँ क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि आज एक जो लेटेस्ट डेटा आया चीन से, वहाँ पर काफ़ी बेहतर ग्रोथ नजर आई उनकी GDP नंबर्स में। अनुमान हम 4% का कर रहे थे, उसके सामने 4.5% ग्रोथ देखने को मिली है। इस नंबर को आपने कैसे रेट किया? और फिर ऐसे में मेटल स्पेस कहते हैं कि ये काफ़ी फायदेमंद होता है अगर चीन में कुछ रिकवरी या ग्रोथ के साइन दिख रहे होते हैं, तो वो मेटल स्पेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे में आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल सेक्टर को लेकर? क्या सही समय है एंट्री लेने का, या फिर अभी भी दूर रहना चाहिए? जी, हमारी सलाह तो ये होगी कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। देखिए, चाइना में इस बार जो ग्रोथ आ रहा है, इस बार जो ग्रोथ की उम्मीद है, जो चाइनीज पॉलिसी मेकर बार बार कह रहे हैं, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। पहले इनका पूरा फोकस रहता था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड पे, और उसमें बहुत तगड़ा निवेश जाता था जब भी उनको इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना होता, और उसमें मेटल्स एक बहुत बड़ा हिस्सा होता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो मेटल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इस बार जो जितना जानकारी हम लोगों को मिल रहा है वहां से, ये साफ है कि उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में, पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। दे वांट टू एनकरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन, they want to encourage domestic activity and non-infrastructure sectors ज्यादा। तो इस माहौल में just to extrapolate and say कि पहले जैसे हुआ है इकोनॉमी बढ़ेगा चाइना में तो मेटल्स भी बहुत तेज हो जाएगा, शायद ये assumption सही नहीं होगा। और इसको नजर में रखते हुए हम सलाह यही देंगे कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, let things settle down a bit, क्योंकि मेटल्स फंडामेंटली बहुत वोलेटाइल रहता है, और जैसे हम जानते हैं ये सारे प्राइसेस डिपेंड करता है चाइना में कितना डिमांड होगा उसके ऊपर। तो अभी भी ये नहीं कह सकते कि मेटल में बुल फेज आ रहा है या आ गया है। हम इंतजार करने का सलाह देंगे निवेशक। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपने व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। जल्द ही मुलाकात होती है फिर।
चलिए बढ़ेंगे आगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग स्टोरी वो एप्पल स्टोर जो कि बीकेसी में आज खुल रहा है और खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक इंडिया में है और हमारे साथ हमारी पूरी टीम भी वहाँ से लगी हुई है लगातार आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाने में। अनुराग वहाँ से हमारे लिए कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं। पहले अनुराग के पास चलते हैं, फिर आगे हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे और ट्रेड स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। भारत के अंदर एप्पल के पहले ऑफिशियल स्टोर का आज इनॉग्रेशन हुआ है और टिम कुक ने इसका इनॉग्रेशन किया है और उसके बाद देख सकते हैं इस स्टोर के बाहर जो लंबी लाइन लगी हुई है इस चिलचिलाती धूप के अंदर। और मेरे साथ दो सहयोगी हैं मेरे जो इस पर बात करने के लिए। ऐश्वर्या, आप इसको ट्रैक कर रही है, आपने जब टिम कुक आए थे तब भी देखा था, क्या एक्साइटमेंट था और आप अंदर भी जाके मुआयना करके आइए, तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि लोग इतनी लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हुए हैं? तो हम यहाँ सुबह 11 बजे आए थे जब सबसे पहले टिम कुक जो है वो थोड़ी देर के लिए आए, उन्होंने लोगों को ग्रीट किया, उनके कई सारे फैंस खड़े थे, कुछ लोगों ने उनके लिए एक पेंटिंग बनाई हुई थी, एक छोटी बच्ची थी, शी हैड रिटन अ नोट, उनके लिए नोट बनाया हुआ था और एक जेंटलमैन थे जिन्होंने अपना 1990s का एक मैकिन्टॉश सिस्टम वो बिल्कुल वहाँ पर दिखाने के लिए लेकर आए थे और ये सबसे पहले मेंबर्स थे जिनको अंदर जाने के लिए 35-40 साल पुराना सिस्टम लेके आए थे। करेक्ट, बहुत मतलब लिटरली द मैकिन्टॉश जो स्टीव जॉब्स के वक्त देखा गया होगा वो लेकर आए थे और वो गोरेगांव से आए थे। उन तीनों कस्टमर्स को जो है स्टीव जॉब्स का ऑटोग्राफ मिला है, उनके साथ फोटो मिली है, काफ़ी सारा इंटरैक्शन। टिम कुक का ऑटोग्राफ मिला? यस, टिम कुक का ऑटोग्राफ मिला है और इनकी जो वीपी है सेल्स की उनसे भी उनकी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कुछ काफी खरीदा, exciting। उन्होंने और लोग क्या खरीद रहे हैं अंदर स्टोर के अंदर? बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे लोगों ने, एप्पल आईफोन्स, कुछ लोग सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए भी आए थे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं और इनफैक्ट एप्पल आईफोन्स के अलावा आई मैक्स, मैकबुक प्रो आप अलग अलग लेवल्स पे देख सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो आपको एक गेमिंग आर्केड मिलेगा, जो गेमिंग एंथुजियास्ट है, टेक यानी बहुत बड़ा स्टोर है। मेरे साथ हमारे दूसरे सहयोगी प्रशांत भी। प्रशांत, आप कितना एक्साइटेड है इस एप्पल स्टोर को लेके और आप भी कुछ प्लान बना रहे हैं कि कुछ शॉपिंग कर ली जाए? यस और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इस पूरे स्टोर को जो पहला इंप्रेशन जो कहते हैं ना कि हम किस चीज़ को जब पहली बार देखते हैं, ये कतारें, ये लोग, ये चिलचिलाती धूप में अगर इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं तो ये बयां कर रहा है भारत की उस ग्रोथ स्टोरी को जिसको पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। जी हाँ, आप सोचिए कि एप्पल भारत में अपना पहला स्टोर खोलता है और उसको इस तरह का रिस्पांस मिलता है, इस तरह का सही में जबरदस्त रिस्पॉन्स, जबरदस्त। बिल्कुल, और ये रिस्पांस ये बताता है कि साहब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हब की जिस बात हो रही है उसकी एक बुलंद तस्वीर भारत अभी से खींचना शुरू कर चुका है क्योंकि एप्पल ने भारत को चुना है। सबसे बड़ी बात यह है कि 22,000 स्क्वायर फीट में एप्पल का अपना स्टोर यहाँ पर मौजूद है और हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो स्टोर्स हैं उस मॉडल में इसको पूरा बनाया गया है। अभी 20 तारीख को हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी, साकेत में भी एक स्टोर खुलने वाला है। यहाँ से वहाँ की तमाम तैयारियां हो जाएंगी और इसकी एक्सरसाइज देखिए कि 551 के करीब पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा, जीरो कार्बन का इस्तेमाल ऑपरेशंस के अंदर होगा। ये भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात कि हम देख रहे हैं कि 2017 से ही भारत में जिस तरह की एक्सरसाइज एप्पल ने बढ़ाई है उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है। ये बताता है कि साहब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल एक्सपोर्ट में हम जिस तरह से अब एक तरह की नई कीर्तिमान कायम कर रहे हैं, उन सब के लिहाज से अब एक तो हमारा कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है और उस कंज्यूमर बेस को ये पहली लाइन ही बता रही है जो हम देख रहे हैं, जो दूर तक हमारी नज़र जा रही है वो बता रही है। अब सोचिए कि ऐसे स्टोर्स जब तमाम बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पर धीरे धीरे खुलेंगे तो एप्पल के लिए कितना बड़ा कंज्यूमर बेस ऐड होगा और ये एप्पल बात जैसा कि हाँ ऐश्वर्या, और दिल्ली के इनॉग्रेशन के बाद ये भी रिपोर्ट्स आई है कि टिम कुक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलेंगे, पॉलिसी मेकर्स से मिलेंगे क्योंकि अभी फिलहाल आप अगर उनके सेल्स टारगेट देखेंगे, उनका 7 बिलियन का रिकॉर्ड सेल्स हुआ है। अभी फिलहाल उनकी मार्केट शेयर सब 5% है, पर आगे चलकर शायद ये बातचीत होगी तो जिस तरह से भारत जो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और एप्पल का स्टोर
इतना बड़ा स्टोर खुला है और जितनी जो डिमांड है और उसको देखते हुए देश के अलग अलग शहरों में हम आने वाले दिनों में देखेंगे इस तरह के बड़े स्टोर। और ये एक बताता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में, इंडिया की स्ट्रेंथ के बारे में, जो हमको और देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। ये हमारे सहयोगी लाइव आपको एक्शन दिखा रहे थे एप्पल के नए स्टोर से। लेकिन हेलो इंडिया ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज आज शाम को 5 बजे सिर्फ ET Now स्वदेश पे। ये तो अभी शुरुआत है और ये बहुत बड़ा कदम है टिम कुक का यहाँ पे आके अब स्टोर लॉन्च करना। लेकिन इसके बियॉन्ड भारत के लिए क्या मायने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग जो देश भर में बदलती जा रही है, इसके ऊपर एक स्पेशल शो आएगा। लेकिन अभी हम वापस आ जाते हैं और हम अपने स्क्रीन पे फोकस करते हैं। अपनी स्क्रीन पे फोकस करते हैं और आज की जो बढ़त थी अजय वो बढ़त गवात क्यों दी? बाजार में एक र्यूमर चल रहा है, अब र्यूमर है कितना इसमें फैक्ट है, लेकिन बात ऐसी चल रही है कि शायद गवर्नमेंट एक रिव्यू कर सकते हैं एक प्रपोजल टू रिफॉर्म डायरेक्ट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स टू रिमूव बेनिफिट टू वेल्थी, उसमें ट्वीक्स किए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि जी हाँ, एक एजेंसी के हवाले से ये खबर चली और बाजार में अलग अलग हिस्सों में इस बारे में बात हो रही है, ट्विटर पे बात हो रही है, लोग घबरा गए। करेक्ट। लेकिन ये सोर्स बेस्ड स्टोरी है उस एजेंसी की। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भरी हुई स्टोरी नहीं है, नहीं तो बाजार नर्वस कर दिया, ये बात सही है। नर्वस हुआ। तो दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो हमने अपने बहुत वरिष्ठ सहयोगियों से बात की, सीनियर कॉलीग्स इंडस्ट्री के। ओके। ये जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की जो बात है, जो पेंडिंग आज इस रिपोर्ट ने भी की है, ये प्रणब मुखर्जी के टाइम पे चली आ रही है। अच्छा। अभी तक हुआ नहीं है। पहली बात तो। दूसरी बात स्पेसिफिकली जो कैपिटल गेन्स के ऊपर मामला है, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा कमजोर हो गया, इस पे निरंतर हमने कई बार पॉलिसी मेकर्स से बात की है। अभी लेटेस्ट ही कुछ टाइम पहले ही निकुंज ने भी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये एकदम पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा था। करेक्ट। और उन्होंने जवाब दिया था अभी तक जो कदम उठा दिए गए वो हो गए, अभी और कोई बदलाव नहीं आने वाले हैं जल्दी में। हम वो आपको वापस मैसेजेस लेके आएंगे हम बताने के लिए कि रवैया क्या है गवर्नमेंट का। उसके बाद से अब तक में कोई बदलाव नहीं आया। तो आप ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है सोशल मीडिया पे इस एजेंसी के हवाले से, तो ये अगर खबर को आप सोच के बाजार को शॉर्ट कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए। ये कोई बहुत ज्यादा मजबूत सोर्स से स्टोरी नहीं आ रही, इस पे मत शॉर्ट करिए बाजार को। और अगर नीचे मिल रहा है तो ले लीजिए माल, यही मुझे कहना होगा। लेकिन हम लेके आएंगे वो मैसेजेस। अभी हमारे साथ ध्वनि पटेल और राजेश पालविया हैं। राजेश, ध्वनि, स्वागत है आपका। ध्वनि, आप बताइए क्या लिया जाए इस समय अगर एक रिबाउंड ट्रेड खेलना है, क्योंकि पुल बैक्स पे या बाय ऑन डिप्स तो चल ही रहा है मामला और डिप आ गई है, तो क्या लेंगे? जी बिल्कुल अजय, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स में डेफिनेटली हमें एक कमजोरी देखने को मिल रही है। बट आज की सेशन में हमने फर्स्ट हाफ में देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक साथ नहीं चल रहे थे, दोनों के अंदर एक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। तो ओवरऑल इंडेक्स पे एक कॉशियस व्यू रहता है, बट एक अवॉइड की भी सलाह रहती है। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें काफी देखने मिला है। ओवरऑल मिड कैप के तरफ अट्रैक्शन मेरा ज्यादा बढ़ रहा है। मेरी जो दोनों पिक्स है आज के दिन के लिए वो दोनों मिड कैप से बनती है, एक बाय की पिक है और एक सेल की पिक है। सबसे पहले बाय की पिक की बात करते हैं तो पूनावाला फिनकॉर्प है। पूनावाला फिनकॉर्प में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशंस में ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक साइडवेज स्ट्रक्चर से बुलिश स्ट्रक्चर की तरफ बनता जा रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। करंट लेवल से पूनावाला फिनकॉर्प को बाय करना है। नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको 302 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 325 का यहाँ पे टारगेट बनता है, जो ऑलमोस्ट हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। दूसरा, टीवीएस मोटर में हमें आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर पिछले कुछ कैंडल्स की बात करें 30 मिनट्स पे, तो 173 का एक लेवल बनता है जहां से कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक ऊपर की तरफ कोई भी एक अपमूव देने में पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक बेरिश साइड का बनता है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखी जाएगी। तो नीचे की तरफ का इसका जो टारगेट बनता है तो 1100 के टारगेट के लिए हमें इसे शॉर्ट करना है और इसका स्टॉप लॉस है वो 1160 का रहेगा। राजेश, मैं आपके पास 2 मिनट आता हूं। हमने वो मैसेजेस निकाल लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बातचीत की थी निकुंज से बहुत कुछ दिन पहले ही। आइए आपको सुनवा देते हैं। The fact that there was no change in the capital gain structure this time, can we assume that this is some kind of an endorsement by the government that equity will get a preferential treatment? We don't want to keep changing too many
things in too few short time. Capital gains tax, the last amendment was probably in 16 or 18. 2018. 18. And subsequent to that, ideally even 3 full years of not even gotten completed. So do you want to change the policy immediately? No, you would want to see how it works out. ये देखिए, ये आपको फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है क्या इतनी जल्दी पॉलिसी में बदलाव होने चाहिए? तो निकुंज ने कहा साहब हो सकते हैं क्या मैडम? इन्होंने कहा नहीं, इतनी जल्दी तो उचित नहीं रहेगा। अब आप समझ लीजिए, हमारा काम था आपको बताना कि लास्ट जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्टांस किया लिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, इतनी जल्दी कैपिटल गेन में बदलाव आते नहीं है अमूमन। और ये गवर्नमेंट और ये पॉलिसी, ये जो सरकार की पॉलिसीज दिख रही है काफ़ी ड्यूरेबल है। तो वापस आते हैं बाजार में, रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है। तो है ना अजय, अगले साल हो कैसे सकता है? वोट ऑन अकाउंट इस साल वोट ऑन अकाउंट है, मतलब ये जबरदस्ती की स्टोरीज कभी कर देते हैं लोग। एनीवे राजेश, आप बताइए क्या लेंगे आप नीचे में? तो अजय जी देखिए, बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर तो बना हुआ है मार्केट का, और ये डिप में हमें लगता है कि यहाँ पे फार्मा स्पेस में जाइडस लाइफ को फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और जिस तरीके से एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट इसके आ सकते हैं 535 से 540 तक के, करंट लेवल से 500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है, एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से अब यहाँ पे एक रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है, वो है बाटा इंडिया का। काफी बड़े करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 4 से 5 वीक से स्टॉक एक लोअर साइड पे यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। आज की बाइंग एक्शन दिखाती कि यहाँ कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक मोमेंटम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आते हुए दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक में काफी अंडर परफॉर्मेंस था। अब एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे आज डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। बाटा इंडिया में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम 1460 1470 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1385 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है कैम्प्लास्ट का। कैम्प्लास्ट में देखें थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बना हुआ है। स्टॉक वीकली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी बनते हुए दिखा है। अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर कैम्प्लास्ट के बने यहाँ पे 445 तक के अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 406 के आसपास। ये ट्रेडिंग आइडियाज राजेश जी की तरफ से। राजेश जी ने जाइडस लाइफ का जिक्र किया और साथ ही ध्वनि ने पूनावाला फिनकॉर्प, दोनों ही स्टॉक्स हैं जिस पर लगातार बातचीत भी हम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी एक्सक्लूसिव्स भी लगातार जहां केमिकल प्लेज में थी, यूग्रो कैपिटल में थी, वैसे पूनावाला फिनकॉर्प की स्टॉक प्राइस में जबरदस्त मोमेंटम और यूग्रो कैपिटल के स्टॉक में भी करीब 10% की तेजी आज के सत्र में देखी जा चुकी है। और ऐसा ही एक स्टॉक बायकॉन भी, जिस पर हमने बातचीत की थी और पिछले 1 महीने का ट्रेंड या पिछले 6 महीने के, इनफैक्ट पिछले 1 महीने का ट्रेंड ही देखिए, ऑलमोस्ट 20% के अपमूव्स इस स्टॉक में भी नजर आ चुके हैं। तो क्लियरली इटिनाव स्वदेश जो स्टॉक्स आपको दिला रहा है वो सही समय पर, क्योंकि अच्छी तरह से चल जाने के बाद एंट्री लेने का फायदा नहीं है। जहां पर गिरावट में खरीदारी के मौके की लगातार एडवाइस हम आपको दे रहे हैं, ऐसे में स्टॉक्स भी सारे के सारे वही बता रहे हैं जो कि सही एंट्री पॉइंट्स आपके लिए इस वक्त बनते हैं। चलिए एंट्री पॉइंट्स ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। और एंट्री पॉइंट्स में आज सबसे आगे तो राजेश जी, हाई गुड आफ्टरनून, रियल एस्टेट सेक्टर ही है, क्योंकि 3 महीने के उच्चतम स्तर पर, चाहे फिर कलेक्शन की बात करें, नए प्रोजेक्ट की बात करें, Q4 के सेंटिमेंट्स की बात करें, आउटलुक अनुमान Q4 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी अच्छे नतीजों के हैं। और इस सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन, कोई भी स्टॉक उठाकर देख लीजिए, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड कर रहा है। इस सेक्टर में आपके टॉप पिक्स क्या होंगे? तो क्लियरली डीएलएफ हमारी टॉप पिक होगी, और जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है, स्टॉक ने एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे किया है। जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने, हमें लग रहा है इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते करीब 455 460 तक की अपसाइड यहाँ पे ये कंटिन्यूशन ऑफ दिस अप ट्रेंड आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से अगर छोटे मोटी गिरावट भी हो तो इसको ऐड किया जा सकता है, और 408 रुपए का आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। और जो दूसरा स्टॉक हमें इस सेक्टर में अट्रैक्टिव लग रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी का। यहाँ पे भी हम देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में ये थर्ड वीक है जहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। स्टॉक में देखें तो ये जो मूवमेंट बने हैं पिछले दिनों में, स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी में भी हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1360 1370 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा यहाँ पे बाय करने का वो होगा करीब 1285 के आसपास। ओके
ओके, ये टिमकिन करके एक स्टॉक है, बेयरिंग कंपनी है, इसके स्टॉक को लेके आइए और आपको बेयरिंग स्टॉक्स को वापस अपने रेडार पे ले आना चाहिए। 4.5% ऊपर है। और कौन से एनआरबी बेयरिंग्स वो लेके आइए, शेफलर लेके आइए। शेफलर का भी अभी रिजल्ट आया है, लेकिन शेफलर की मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग आई है, हम लेके आएंगे मैनेजमेंट कमेंट्री। स्टॉक अभी नीचे है, लेकिन शेफलर जो कहेगा वो पूरे सेक्टर के ऊपर उसका असर होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अच्छा स्टॉक है कंपनी का स्पेस में। ध्वनि जरा शेफलर और टिमकिन जरा चार्ट चेक करके बताएं किसके चार्ट में आपको ज्यादा दम नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अजय, यहाँ पे अगर हम शेफलर की बात करते हैं तो शेफलर में जो इसका एक अपमूव आना चाहिए था वो अपमूव आ चुका है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे विटनेस करने को मिल रही है। शेफलर को नेक्स्ट अगर किसी को वापस से अगर एंट्री पॉइंट इसके अंदर देखना है तो नीचे की तरफ में आप 2890 का लेवल बनता है, जहां पे इसके अंदर फ्रेश एंट्री करी जा सकती है। जब तक हमें वो पॉइंट नहीं मिलता है इसके अंदर फ्रेश एंट्री अभी फिलहाल नहीं करी जाएगी। दूसरा चार्ट जो हमें अच्छा लग रहा है वो टिमकिन का है। यहाँ पे ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि अपमूव जो इसकी है वो आज के दिन के हमें अपमूव और कंफर्मेशन दिखा रही है, क्योंकि प्रीवियस इसका जो स्विंग हाई बन रहा था 2 दिन पहले का जो हाई बन रहा था वो उसको भी ब्रेक करा है। ओवरऑल जो कैंडल की यहाँ पे फॉर्मेशन बन रही है और जो बॉडी बन रहा है वो काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉडी बन रहा है। तो ओवरऑल फर्स्ट मेरी यहाँ पे रेफरेंस टिमकिन में रहेगी, उसमें आप करंट लेवल से बाय कर सकते हो। इसके अंदर आपको 3290 तक का एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम मिलेगा और नीचे की तरफ में आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2920 का मेंटेन करना है। शेफलर को हम वापस से रिव्यू करेंगे जब वो नीचे और थोड़ा करेक्शन होने के बाद वापस बाइंग पॉइंट पे आएगा। ठीक है, और राइट, तो ये तो टिमकिन की बात हुई, लेकिन अब इस रिकवरी में और कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें आपको प्ले आउट करना चाहिए। आज हमने देखा कि SBI अगर स्ट्रॉन्ग था तो प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव थी। अभी फिलहाल आपको एक प्रेशर जिन स्टॉक्स से मिल रहा है उनमें आपके एनर्जी पैक में से रिलायंस भी एक काउंटर शामिल है। 1.5% वीक रिलायंस, और रिलायंस के रिजल्ट्स भी इसी हफ्ते हैं शुक्रवार को। उससे पहले किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक बार राजेश से समझते हैं। राजेश, पिछले हफ्ते इनफैक्ट एक टेक्निकल बाउंस बैक था तो लग रहा था रिलायंस पर, लेकिन यस दोनों चीज़ें, क्योंकि सिंगापुर GRMs भी रिड्यूस हुए हैं और वहाँ पर लगातार विंडफॉल टैक्स की भी बात जिस तरह से की जा रही थी, तो फैक्टर्स दोनों प्ले आउट हुए। स्टॉक प्राइस नीचे भी आया, लेकिन अभी एट द सेम टाइम रिलायंस के रिजल्ट से पहले क्या किसी तरह का ट्रेड का मूवमेंट भी बनता हुआ दिख रहा है? तो अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक को देखें तो एक साइडवेज बिहेवियर देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर हम देखें तो इसमें 2420 2430 एक हर्डल जैसा काम कर रहा है और डाउन साइड में देखें 2280 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट बने हुए। अगर हम बहुत ही नियर टर्म पर्सपेक्टिव से इसको स्टॉक को एनालाइज करें तो हमें लगता है जब तक स्टॉक कंफर्टेबली 2380 2400 के ऊपर क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। ऑन द डाउन साइड 2300 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो एज सच प्राइस एक्शन को देखते हुए ऐसा कोई क्यूज यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है कि किस डायरेक्शन में रिजल्ट यहाँ पे स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक साइडवेज मूव ही हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ समय के लिए रहेगा। पोस्ट अर्निंग हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा मूव यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखे, बट अभी टाइम बिंग के लिए हमें लगता है 2280 से 2400 ये एक रेंज में ही स्टॉक कुछ समय के लिए और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ दिखेगा। बात आपकी सही है, नतीजों से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक ही अपनाना होगा और इस वक्त इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में ही रखने की राय मिलती हुई दिख रही है। जहां हम देख रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज, डिविज लैब, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स है जो कि इस वक्त ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ खबरें भी हैं और खबरों के दम पर भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स फोकस में है। खबर गर्म है सेगमेंट का रुख करते हैं और इस सेगमेंट को लेकर हर रोज की तरह शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताएं कौन सी खबरें हैं जो कि इस वक्त डीलिंग रूम में एनवायरनमेंट को गर्म कर रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले बस एक चीज़ कहूँगा कि हमने जो है कल कहा था कि बजाज ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है और कल ऑफ कोर्स बजाज कंज्यूमर केयर में जो है तेज़ी देखने मिली थी और आज जो है बजाज होल्डिंग्स में बाइंग देखने मिल रही है। तो इस स्टॉक को जो है हमने कल जो इस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को पकड़ा था तो इसको ज़रूर रडार पर रखिएगा। लेकिन आज जो है हमारी डीलर्स और एनालिस्ट से बातचीत हो रही है तो सबसे पहला स्टॉक जो रहेगा हमारे फोकस में
वो रहेगा दिव्यानी इंटरनेशनल, और यहाँ पे HNI बाइंग देखने मिल रही है। ब्रोकर्स करें कि अभी वैल्यूएशंस जो है अट्रैक्टिव हो गए हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो FY25 के जो कह सकते हैं एबिटा वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट 25 टाइम्स पे है, तो वो थोड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे देखने मिल रहे हैं। अगर सेगमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो KFC सेगमेंट जो है वो आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, और इसके अलावा जो रिकवरी है वो पिज़्ज़ा हट ब्रांड्स में ज़रूर देखने मिली है। और हाल ही में ऑफकोर्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम हुई है, तो उसके कारण थोड़ी सी दबाव जो है QSR स्पेस में देखने मिली है। लेकिन आगे जाते हुए सेल्स और एबिटा ग्रोथ अगर अगले 2 साल में देखें तो लगभग 26 to 29% जो है ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो इसलिए दिव्यानी इंटरनेशनल जो है सबसे पहला स्टॉक है, खबर गर्म है में। लेकिन दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक, और यहाँ पे जो है हमारी बात हो रही है, और यहाँ पता चल रहा है कि जो लीगल वर्क होती है जो मर्जर प्रोसेस के लिए, वो जो है अपने नियर कंप्लीशन के एंड के तरफ आ रही है। इसका मतलब कि जो है स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है जो मर्जर होने वाली है IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक की, उसकी मर्जर के दिन जो है अब और आने वाले ही दिन में देखने मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो है IDFC होल्डिंग्स का लगभग 40% स्टेक आपका IDFC फर्स्ट बैंक पे है। और अगर इन दोनों एंटिटीज़ को हम देखें तो IDFC लगभग 33% और IDFC फर्स्ट बैंक लगभग 39% का रिटर्न पिछले 1 साल में ऑलरेडी दे दिया है। एक और बड़ी खबर इस समय हमारे पास आ रही है, उसको आपको बताते हैं। वित्त मंत्रालय में कैपिटल गेन टैक्स को लेकर चर्चा नहीं। कुछ मीडिया चैनलों में चल रही खबर बेबुनियाद है। वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ देर पहले, करीब 1-1.5 घंटे पहले, इस तरह की कुछ एजेंसीज ने ये खबर कैरी की थी, जिसके से बाजार नर्वस हुआ। लेकिन हमने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्वर्सेशन भी सुनवाया था निकुंज का, फाइनेंस मिनिस्टर से जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था इसी मुद्दे पे, हमने उसकी भी आपको एक अंश सुनवाया था। और अब हमारे पास इंडिविजुअली हमने जो सोर्स की हैं ये बातें, फाइनेंस मिनिस्ट्री से डायरेक्टली हमने वहाँ के जो सोर्सेज हैं उनसे हमने पता किया है कि इस तरह की कोई थिंकिंग अभी चल नहीं रही है। तो अगर आप इसको देख के नर्वस हो रहे हैं तो वो गलत होगा। इंट्राडे लेके आइए निफ्टी को, और इंट्राडे बैंक निफ्टी को लेके आइए, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह की रिकवरी मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है। ये देखिए, लो बना के बाजार में हल्की रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में तो अच्छी रिकवरी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आ चुका है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। ध्वनि और राजेश हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मार्केट के व्यूज सुन लेते हैं। गौतम त्रिवेदी नेपियन कैपिटल के बता रहे थे कि उनको 2 कौन से स्टॉक्स पसंद हैं। एक उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिनर्जी जो नई कंपनी सिरमा SGS लिस्ट हुई है उसके बारे में बात की, और HDFC बैंक के बारे में बात की। दोनों स्टॉक उन्हें पसंद है, आइए सुन लेते हैं। अपॉर्चुनिटी सेट तो है ही इंडिया में एट एनी गिवन पॉइंट, लेकिन यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। आप जो ब्रॉडर मार्केट को देखें, निफ्टी को देखें, आप देखिए निफ्टी को पिछले 12 महीनों में निफ्टी करीबन फ्लैट रहा है, या आप बोल सकते हैं 2% गिरा हुआ है, और 2% इज नीदर हियर नॉर देयर। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आने वाले 6 से 12 महीने में जब तक हमको पता ना चले कि यूएस में रिसेशन हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट, जिसकी असर पूरे विश्व पे पड़ेगी, तो जब हमको ये पता नहीं है उसका जब तक कि उसकी शुरुआत नहीं होती है, मुझे लगता है कि बी स्टॉक स्पेसिफिक। और ये जो मैंने आपको बताया कि 180 स्टॉक ऐसे है BSE 500 इंडेक्स, और वो यूनिवर्स में से जहाँ पे गिरावट 30% से ज्यादा है, तो उन पे फोकस कीजिए। वहां पे भी इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म, मैं आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 6 महीने में रिटर्न देंगे, लेकिन 2 या 3 साल तक जो आपको होल्डिंग करनी हो, तो दिस वुड बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेट। हमारे फंड में HDFC बैंक है, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक तीनों हैं, और तीनों में वी आर कॉन्फिडेंट ऑन ऑल 3। ऐसा नहीं है कि वन इज वीकर और वन इज स्ट्रॉन्गर। सवाल ये होता है कि HDFC बैंक का, और स्पेसिफिक टू HDFC बैंक मैं ये बोलूंगा कि जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का, तो बाय मार्केट कैप HDFC विल बी विश्व की 8वीं लार्जेस्ट बैंक। और जब ये होगा, $180 बिलियन का एस्टिमेट है, 180 बिलियन या 200 बिलियन जो भी है, जब ये होगा, मुझे लगता है कि जो FI ओनरशिप आज में जो हेडरूम है, बाजार में हल्की रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है, क्योंकि हमने जो अभी आपको जो बड़ी खबर बताई थी
कि कुछ भी इस तरह का फाइनेंस मिनिस्ट्री में थिंकिंग नहीं है कि अभी कैपिटल गेन्स का मामला में कुछ बड़ा फेरबदल आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश सिंह भी जुड़ रहे हैं ये समझाने के लिए और पर्सपेक्टिव में रखने के लिए कि अगर इस मामले को किसी एजेंसी खबर के हवाले से बाजार में नर्वसनेस आई है तो कितनी शायद वो ठीक नहीं है। राजेश जी, अभी हमारी बात ही हो रही थी कि ये बार बार खबर बार बार आ जाती है, ये आप जरा पर्सपेक्टिव रखिए हमारे लिए। कि अजय, ये जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की बात है ये 2006-07 से सरकार में चली आ रही थी, जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। प्रणब मुखर्जी ने पहली बार डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर एक बुकलेट भी जारी किया था कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए। उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई और उसके बाद से ये मुद्दा चला आ रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म होना है, लेकिन अभी उस पर वित्त मंत्रालय में कुछ भी ऐसी नहीं है कि अभी हो रही है या नहीं हो रही है। बातें 2006-07 से चल रही है। तो वो डायरेक्ट टैक्स कमेटी का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट पे कुछ अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, जिसको लेकर मार्केट में इतना स्पेकुलेशन हो रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स में रिफॉर्म होगी या बदलाव होगी, उसमें भी ये कहा गया जब मोदी अगले साल इलेक्शन जीतेंगे और नई सरकार बनाएंगे तब ये रिफॉर्म आ सकता है। तो ये बहुत ही एक फार फेस्ट स्टेटमेंट है कि मोदी अगले साल बनेंगे तब क्या होगा। अब 2024 का जो बजट होगा वो ऐसे ही वोट ऑन अकाउंट होगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा हम बदलाव नहीं देख सकते हैं। 2024 में मोदी सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इसकी भी अभी गारंटी नहीं है। तो ये बहुत ही फार फेस्ट एक अजम्पशन है। सरकार डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म करना चाहती है, ये पिछले 15 सालों से चल रहा है चर्चा, लेकिन फिलहाल एट द मोमेंट इस पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें मार्केट में इस तरह की पैनिक या कोई नई खबर नहीं है जिससे पैनिक या कोई भी उत्साह होना चाहिए इस चीज़ों को लेकर। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बढ़िया बात बोली। अभी बहुत दूर है, दिल्ली भी दूर है। 2024 का चुनाव, 2024 का बजट, उसमें क्या बदलाव आएंगे, वोट ऑन अकाउंट, बाजार अभी नर्वस हुए जा रहा है। तो ये शायद बेबुनियाद है और ऑफकोर्स हमारे सोर्सेज भी ये बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, ये पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, खबर भी और समझाते हुए भी। आप कैसे खबर को कंज्यूम करें ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी खबर कहीं भी आ जाए और आप उसके ऊपर एक्ट करने लगें, खबर कहाँ से आ रही है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और आप उसको एनवायरनमेंट में असेस करिए, उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करिए, यही सही रहता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ BTST ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। राजेश और ध्वनि दोनों हैं हमारे साथ। राजेश, आपके क्या रहेंगे BTST ट्रेड्स? अजय जी, पहला स्टॉक रहेगा नवीन फ्लोरिन। ये स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बने, हमें लगता है ये स्टॉक में अब प्रीवियस स्विंग हाई को भी अभी क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो पोजिशनल टारगेट तो हम यहाँ पे 4850 तक एक्सपेक्ट करें, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है जो मोमेंटम बना ये स्टॉक को 4700 की तरफ लेके जा सकता है। तो नवीन फ्लोराइन बाय करना है, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 4568 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है नेस्ले इंडिया का। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिला है स्टॉक में। करंट वीक में देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 6% के आसपास के गेन यहाँ पे दिखा रहा है। और जिस तरीके से फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे हुआ है, ये एक रिवर्सल साइन है और हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम 21,200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। नेस्ले इंडिया पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 20,400 के आसपास। ठीक है, तो चलिए ये रहा है आपको नेस्ले और कंजम्पशन थीम पर इस वक्त लगातार फोकस भी है, जिस पर आपको भी नज़र रखनी चाहिए। और नेस्ले में अगर आप देखें अच्छा एक्शन इस वक्त नज़र भी आ रहा है। लेकिन एक और स्टॉक ध्वनि प्रेसिशन कैमशाफ्ट, इस स्टॉक को देखें, करीब अगर 5 दिनों के ट्रेंड को देखेंगे, स्टॉक में 40% तक के अप मूव्स देखे जा चुके हैं और यहाँ पर बिग प्लेयर बिग बुल बाइंग की खबरें भी लगातार आ रही है, जिसके चलते स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट है। और आज के सत्र में भी ये स्टॉक जो है वो लगातार एक्शन ही दिखा रहा है। प्रेसिशन कैमशाफ्ट PV कैमशाफ्ट बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है और क्लियरली यहाँ पर न्यूज फ्लोज और साथ ही यहाँ पर बड़े दिग्गज निवेशकों की बाइंग है, जिसके चलते भरोसा बढ़ता जा रहा है। टेक्निकली एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी है उनके लिए चार्ट चेक कर बनी आप बताएं प्रेसिशन कैमशाफ्ट। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मेरी उनसे ये सलाह रहेगी कि आप करंट लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर 145 से लेके 150 का एक रेंज बनता है, जहाँ पे हमने इसमें 2 बार या 3 बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है विच इज आपको मिला है मार्च 2022 में। करंटली भी इसका जो जुलाई 22 में वापस हाई बना, तो वहीं पे इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग वापस से विटनेस करी गई थी। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग इसके अंदर अगर इसके अंदर देखना है तो आपको 150 का लेवल जो रहेगा वो क्रॉस करने के बाद आप इसके अंदर कोई भी फ्रेश पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं।
एग्जिस्टिंग पोजीशन एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए 150 के लेवल्स को वॉच आउट करना होगा। लेकिन टायर स्टॉक्स, राजेश जी, आज एक अच्छा मोमेंटम टायर स्टॉक्स में ऑटो एंसिलरी की लगातार हम बात कर भी रहे हैं, और इसी लिस्ट में टायर स्टॉक्स में भी जेके टायर, आप देखिए अपोलो टायर, एमआरएफ के चार्ट्स हमारे स्क्रीन पर है, सीएट, ये सारे के सारे स्टॉक में अच्छा मूव आज नजर आ रहा है। ऑटो एंसिलरीज को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आज टायर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लगता है कि सारे स्टॉक्स में एक बाइंग का आज यहाँ पे ट्रेड प्ले होते हुए दिख रहा है। अपोलो टायर हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में आज का जो मूव बना है, स्टॉक ने अपने एक रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे क्रॉस करा है, तो हमें लगता है अगर अपोलो टायर यहाँ पे 329 रुपए के ऊपर ही सस्टेन रहा तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है 344 की तरफ बनते हुए दिखेगा। तो 329 के स्टॉप लॉस से अपोलो टायर को होल्ड किया जा सकता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जेके टायर में भी वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो अब यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा करीब 156 के आसपास, 166 के आसपास। ये अगर इसके ऊपर अब सस्टेन रहा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 178 180 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो दोनों जेके टायर हमें लगता है यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेंगे हायर साइड पे। ठीक है, ये तो टायर स्टॉक्स पर बात हुई, ऑटो एंसिलरी पर बात हुई, लेकिन बाजार देखिए इस खबर से नर्वस तो हुआ। आपने अब बैंक स्टॉक्स को भी देखें तो जो थोड़ा सा मोमेंटम आया था, रिकवरी आई थी, वो भी इरोड हुई है। इसमें इस वक्त ऐसे में फिर बीटीएससी ट्रेड्स क्या होने चाहिए? ध्वनि, आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या लेंगी ऐसे में? जी, मेरी तरफ से दो बीटीएससी ट्रेड्स रहेंगे यहाँ पे। सबसे पहले पीवीआर का ट्रेड रहेगा। ओवरऑल अभी लास्ट 30 मिनट्स का कैंडल देखते हैं तो इसके अंदर जो मोमेंटम आ रहा है और उसके साथ जो वॉल्यूम्स का इंक्रीज इसके अंदर हुआ है, तो पास्ट अगर हम 10 डेज का वॉल्यूम देखें तो उससे ज्यादा लास्ट 30 मिनट्स में इसके अंदर वॉल्यूम का इंक्रीज देखने को मिला है। तो मेरी तरफ से पीवीआर के अंदर एक बाय रिकमेंडेशन और बीटीएसटी ट्रेड रहेगा, जिसमें करंट लेवल से आपको एंटर करना है। इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा तो 1580 का इसका फर्स्ट टारगेट बनता है, और उसके बाद आप इसमें मोमेंटम को फर्दर एक्सटेंड करता हुआ देख सकते हैं, जिसमें 1630 तक का आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ में आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप 1530 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। उसके अलावा मेरा जो दूसरा पिक यहाँ पे रहेगा वो बाला माइंस का रहेगा। बालाजी माइंस में पहले भी हमने डिस्कस करा था, स्टॉक में एक मोमेंटम बना हुआ है जो कि फर्दर अपसाइड के जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा। वापस से इसके अंदर हमने लास्ट 2 डेज में देखा था कि एक करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। वापस से आज के दिन में इसके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल लास्ट अगेन 30 मिनट्स के अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम्स देखते हैं तो वॉल्यूम्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रहा है। तो करंट लेवल से आपको बालाजी माइंस में इन्वेस्ट करना है, या फिर आप इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ का टारगेट जो रहेगा तो 2680 तक का टारगेट रहता है। स्टॉप लॉस को यहाँ पे हम ट्रेल कर लेंगे। स्टॉप लॉस को यहाँ पे जो आपको मेंटेन करना है तो 2330 का। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ये तो बालाजी, ये आपकी तरफ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हुए। राजेश से भी समझ लेते हैं। राजेश, आप क्या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स ले रहे हैं? तो प्रियंका जी, नवीन फ्लोराइन ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये बीटीएसटी ट्रेड रहेगा। हमें लगता है नवीन फ्लोरो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन बने और सस्टेन्ड अप ट्रेंड है, तो ये स्टॉक में हम 4700 तक की टारगेट हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा स्टॉक जो हमें बीटीएसटी के लिए अच्छा लग रहा है वो है नेस्ले इंडिया का, और यहाँ पे हम जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 2100 से 2120 तक के अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 20,400 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे यहाँ पर बीटीएससी ट्रेड्स हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के। लेकिन प्रेसिशन कैमशाफ्ट, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, अच्छी मजबूती नजर आ रही है और इस मजबूती के पीछे की वजह है ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। ट्रिगर्स क्या हैं और इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? सारी के सारे ट्रिगर्स, ग्रोथ फैक्टर्स लेकर सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने एक रिसर्च तैयार किया। सृष्टि, प्रेसिशन कैमशाफ्ट पिछले 5 दिनों में 40% तक चल गया, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक जो कि ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विजय केडिया जो कि एस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे 1% हिस्सेदारी खरीदी है। 10 लाख शेयर्स यहाँ पे वो खरीदते हुए नजर आए हैं। और उसके बाद कल देखें तो 20% का अपर सर्किट लगा हुआ था, आज भी 10% से ज़्यादा की तेज़ी है। सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो एक कैमशाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो इंजन जो होता है ऑटो का, उसमें एक क्रिटिकल कॉम्पोनेंट की तरह से यूज़ होता है और कंपनी मार्केट लीडर है। ग्लोबल
ग्लोबली देखें तो 9 से 10% कैमशाफ्ट का जो पूरा ओवरऑल मार्केट है उसमें उनकी मार्केट शेयरिंग है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी जितने भी बड़े OEMs हैं उनको ना ही केवल सप्लाई करती है, कैमशाफ्ट मार्केट में 70% मार्केट शेयर होल्ड करती है। पर सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है इनका ओवरसीज़ मार्केट से आता है, जहाँ पे 60% से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट से ही अपना जो है बिजनेस कमाती है। पर अब समझते हैं वैल्यू अनलॉकिंग कहाँ पे देख रहे हैं इन्वेस्टर्स आते हुए। तो 2020 में कंपनी ने पूरी तरीके से अधिग्रहण किया था एक नीदरलैंड्स की कंपनी का, जो कि आइस कमर्शियल व्हीकल्स को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक में। नीदरलैंड्स में वो कारोबार करती है पर भारत में भी एक्सपैंड करती हुई नजर आ रही है और इस सब्सिडरी का नाम है ईमॉस। अगर यहाँ पे देखें तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कई सालों से सुधरती हुई नजर आई है। साल दर साल हमने इंप्रूवमेंट देखा है, पर पिछले 4 क्वार्टर्स में ही ये साफ हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे ग्राफ आएगा जहाँ पे आप देखें कि Q4 FY22 में जहाँ पे इनका EBITDA नेगेटिव था, धीरे धीरे करके ना ही वो सिर्फ सुधरा है, तीसरी तिमाही ऑफ FY23 में जाके इनके मार्जिन्स जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हुए नजर आए हैं 6.5% के। तो यहाँ से एक सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। भारत में ऑलरेडी एक ये बस ला चुके हैं और आगे चल के कंपनी जो है LCV सेगमेंट में भी पूरी तरीके से आने वाले 3 से 4 साल में नए प्रोडक्ट्स भी लाएगी और नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर रही है। तो यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग इन्वेस्टर्स होते हुए देख रहे हैं और विजय केडिया के बाइंग के बाद भी ज़बरदस्त एक्शन है स्टॉक में। विजय केडिया की बाइंग की खबर और उसके बाद जबरदस्त एक्शन और इसके अलावा भी वैल्यू अनलॉकिंग के ढेर सारे ट्रिगर्स जो कि प्रेसिशन कैमशाफ्ट के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। सृष्टि, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रिगर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाइडस लाइफ, बाइकॉन, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है और इन्हें हम लगातार वक्त वक्त पर डिस्कस भी कर रहे हैं। और एक और ऐसा ही स्टॉक पर्सिस्टेंट, IT सेक्टर में जहां पर कमजोरी थी, कल इस स्टॉक में बिकवाली का दबाव था। तब हमने आपको ये भी कहा था कि IT सेक्टर में भले ही बिकवाली का दबाव है, लेकिन हर स्टॉक को एक नज़र से ना देखें और कुछ मिड कैप प्लेयर्स हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से गिरावट में खरीदारी के मौके बन सकते हैं। राजेश जी, क्या आपका भी यही मानना है? मिड कैप IT प्लेयर्स में इस वक्त जो गिरावट नजर आ रही है, इनफैक्ट पर्सिस्टेंट तो देखिए कल बिकवाली थी, आज चल भी गया है, क्या करना चाहिए? तो देखिए, इट्स टू अर्ली टू से कि यहाँ से वापस बाइंग बनेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो लार्ज कैप IT स्टॉक्स तो एक करेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं। जरूर थोड़ा एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से थोड़ा पुल बैक बना है मिड कैप IT में, बट हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म नहीं है। स्टिल यहाँ पे वीकनेस हमें लगता है कि वापस देखने को मिलेगी और ये पुल बैक में वापस से सप्लाई आते हुए दिखेगा। परसिस्टेंट की बात करें तो हमें लगता है पुल बैक तो जरूर बना है स्टॉक का, लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है हायर साइड पे वो करीब 4400 4420 का है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होगा उसके नज़दीक हमें लगता है कि वापस सप्लाई इसमें आते हुए दिखेगी और ऑन द अदर हैंड 4300 टूटने पे वापस इसमें एक सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख सकता है। तो मिड कैप IT में भी हमें लगता है बिहेवियर तो अभी वीकनेस का ही बना हुआ है और ये जो पुल बैक मिल रहे हैं ये नियर टर्म ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे वह एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, और राइट, तो आप तो इसे एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए इस तेजी को यूज करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एक बार डिविस लैब को डिस्कस करते हैं। ध्वनि, डिविस लैब उस दिन भी बहुत चला जिस दिन US के शिपमेंट एक्सपोर्ट नंबर्स आए थे। आज JP मॉर्गन की एक पॉजिटिव बुलिश रिपोर्ट आई है पूरे फार्मा स्पेस पे ही, और US में जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती है इंडियन फार्मा कंपनीज, उनके लिए सिचुएशन बेनिफिट होने की बात हो रही है और तमाम दूसरी बातें डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए भी कही गई हैं। लेकिन आप पहले एक बार चार्ट्स को देखकर ये बताएं, ये तो एक फंडामेंटल रीजन था कि स्टॉक क्यों पॉसिबली चल रहा है। आप इस वक्त चार्ट पर स्ट्रेंथ कितनी देख रही हैं? 3.5% की ये तेजी है, क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या फिर लेके जाएं? क्योंकि जिस दिन ये सर्ज आया था उसके अगले दिन फिर गिरा भी था स्टॉक। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम डिविस लैब की बात करते हैं तो वीकली पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली एक डाउनसाइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट ओवरऑल यहाँ पे जो स्ट्रेंथ बनती हमें डेली चार्ट पे दिख रही है, तो एक शॉर्ट टर्म की स्ट्रेंथ यहाँ पे डेफिनेटली विटनेस करने को मिलती है। मेरी यहाँ पे ये सलाह रहेगी कि आप इसको BTST ट्रेड की तरफ पे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। इसके अंदर जो आपको प्रॉफिट बुकिंग की रेंज होती है तो 3400 तक का अभी एक अपसाइड मूव इसके अंदर बाकी है, तो 3400 के पार उसके ऊपर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे आप अगर इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल कर लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके अंदर जो रहेगा तो आपको 3230 का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है और इस ट्रेड को आप फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करें डिविस में। आप राजेश अभी तो परसिस्टेंट पर एक व्यू दे रहे थे कि इसे एग्जिट का मौका ढूंढना चाहिए, लेकिन कोफोर्ज में भी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, क्या कोफोर्ज के लिए भी यही राय रहेगी?
तो देखिए स्टॉक में जरूर जैसा हमने बताया कि मिड कैप आईटी में जरूर एक पुल बैक का ट्रेड बना है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कोफोर्ज का जो हायर साइड का रेजिस्टेंस सप्लाई जोन जो बना हुआ है वो करीब 4100 के आसपास है, 4100-4115 की रेंज में। तो वहां पे भी हम यही सलाह देंगे कि अगर ये 4100 के आसपास आता है तो वहां पे भी एग्जिट करना चाहिए। जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 4100 के आसपास। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स जहां लॉन्ग बिल्डअप अच्छा दिख रहा है ध्वनि, वेरी क्विकली क्रॉम्पटन, क्या इसको आप यहां से बाय करेंगे? क्रॉम्पटन के स्टॉक को मैं फिलहाल करंट लेवल पे अवॉइड करना चाहूंगी, क्योंकि ओवरऑल अगर डेली स्ट्रक्चर भी इसका दिख रहे हैं तो एक डाउनवर्ड चैनल बना हुआ है और स्टॉक अपनी 50 और 200 पीरियड की जो एवरेजेस है उससे काफी नीचे की तरफ में चल रहा है। हमें डेफिनेटली इसके अंदर एक बाउंस देखने को मिल रहा है, बट अभी फिलहाल जो डाउनवर्ड चैनल भी इसके अंदर बनी हुई है उसके टॉप से हम नीचे की तरफ पे करेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई भी एक बाय ट्रेड क्रॉम्पटन में नहीं बनता है। आप इसमें सेल का ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उस ट्रेड में फेवरेबल रहेगा। ऊपर 300 का स्टॉप लॉस लगेगा, नीचे की तरफ का आपका जो टारगेट रहेगा वो आपका टारगेट 280 तक का आ सकता है। ऑलराइट, ठीक है, आप इसे यहाँ बाय करने की सलाह नहीं देख रही हैं। 280 तक के नीचे लेवल आपको दिखते हैं, आ सकता है नीचे स्टॉक। राजेश, क्या कुछ दूसरे स्टॉक्स में हम जब स्टॉक्स देख रहे हैं, दीपक नाइट्रेट जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग अबाउट तो आया आज, केमिकल स्पेस में फिर से ये एक्टिव था लास्ट वीक भी, लेकिन थोड़ा सा ब्रीदर लिया, अब फिर से क्या एक रैली के लिए तैयार हो रहा है दीपक नाइट्रेट? तो देखिए यहाँ पे अभी भी हमें लगता है कि स्टॉक में 1900 का लेवल काफी क्रिटिकल रहेगा। वो लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। अगर वीकली सेटअप पे देखें तो स्टॉक एक नैरो रेंज में काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक ये स्टॉक ने एक रेंज में ही निकाले और उसका ब्रेकआउट अवेटेड है 1900 के ऊपर। हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। अगर 1900 लेवल क्रॉस होता है तो नेक्स्ट टारगेट इसके फिर 2040 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। प्रियंका जी, हमें लगता है कि यहाँ पे दो स्टॉक जो अभी हमें लगता है कि बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव लग रहे हैं, एक आईआरसीटीसी को भी देखा जा सकता है। काफी समय से करेक्शन के बाद ये स्टॉक भी एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक अब कंफर्टेबली 600 के ऊपर क्लोज होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में 625 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ये आईआरसीटीसी बाय किया जा सकता है 594 के स्टॉप लॉस से। और इसी स्पेस में पीआई इंडस्ट्री को केमिकल स्पेस में हमें लगता है पीआई इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ बना है और यहाँ पे हमें लग रहा है कि 3250 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। 3120 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ठीक है, ओके, आप इन स्टॉक्स पर अपना एक व्यू दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जो दूसरे कुछ स्टॉक्स हैं जो इनमें क्या तेज़ी का आज बाउट बनता है, लेकिन आईटी पर तो आपने क्लियरली एक व्यू दिया कि आईटी पे तो मिड एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए इस बाउंस की। बैंक्स गेंस जो इरोड होते हैं बाजार में, इस न्यूज़ से थोड़ी नर्वसनेस तो क्रिएट हुई। निफ्टी तो वीक हुआ ही, 17,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी अपने सारे गेंस इरोड किए हैं। अब इनफैक्ट जिन स्पेसेस में आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही थी, सीमेंट जैसे स्पेसेस, उनमें भी आपको इस वक्त शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। 2% नीचे आपको सीमेंट स्पेस से काउंटर दिख रहा है। फार्मा स्टॉक्स में अच्छी मूव है। आज आईटी के कुछ बड़े काउंटर्स बाउंस बैक कर रहे हैं जहां कल दबाव था और इनके नंबर्स नहीं आए हैं। HCL टेक हो, विप्रो हो, यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक है। बैंक्स में आज सुबह से इंडसइंड बैंक में मूव अच्छी है और इंडसइंड बैंक में तो प्रमोटर बाइंग का भी ट्रिगर था अद्वानी पीछे। अभी फिलहाल इंडसइंड बैंक की ये स्ट्रेंथ चार्ट्स पर अभी और कितनी ऊपर तक ले जा सकती है स्टॉक को? तो इंडसइंड बैंक में आपको एक शॉर्ट टर्म का जो मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो फर्दर अपसाइड दिखाती है, बट इसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा फिजल आउट हो चुका है। तो एक इसके अंदर कॉशियस साइड का ट्रेड बनेगा। फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास पोजीशंस है उनको ये सलाह रहेगी कि आप ऊपर की तरफ में 1160 के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाना है तो आप 1135 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा, बट फ्रेश पोजीशंस के लिए ये स्टॉक अभी रिकमेंडेड नहीं रहेगा। आप अभी फ्रेश पोजीशन यहाँ से लेवल्स पे नहीं बनाना चाहती, लेकिन आज दिन भर के मार्केट एक्शन में कौन कौन से स्पेसेस ने कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया और हम क्लोजिंग में इस वक्त किन गेंस के साथ जा रहे हैं या फिर कहाँ गेंस इरोड हुए हैं, ये सब मार्केट क्लोजिंग कैप्चर करते हैं मानसी के साथ।
बिल्कुल, तो 9 दिनों की मजबूती दिखाने के बाद मार्केट ने आज एक ब्रीदर लिया या प्रॉफिट बुकिंग का फेज कह सकते हैं। तो एक गेनिंग स्ट्रीक के बाद प्रॉफिट बुकिंग फेज, आज बिकवाली का दबाव, दिन भर एक रेंज में म्यूटेड एक्शन बाजार में देखने को मिला। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे थे मार्केट में, लेकिन इंडेक्स से दूर रहने की लगातार एडवाइसेस हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको दी। लाल निशान के साथ ही इस वक्त इंडेक्सेस में ट्रेड्स क्लोज होते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को आज देखेंगे। सेक्टोरल गेनर्स में सबसे आगे आउट परफॉर्मेंस रियल एस्टेट सेक्टर से नजर आई, क्योंकि 3 महीने की ऊंचाई पर रियल एस्टेट सेक्टर आज देखने को मिला। चाहे फिर बड़ी दिग्गज कंपनियां जैसे कि डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखें, या फिर छोटी मझौली कंपनियां शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट, इन तमाम सेक्टर्स, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के बीच दिन भर ट्रेड्स देखने को मिले। और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स इस वक्त हरे निशान के साथ मजबूती पर ही क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। इसके ठीक पीछे बैंक फाइनेंशियल्स में भी ट्रैक्शन था और एफएमसीजी प्लेज में भी कुछ तमाम स्पेसेस थे जहां पर अच्छा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला। फर्स्ट अर्निंग सीजन से पहले के ये एक्शंस हैं जो कि मार्केट्स में नजर आ रहे हैं, तो कॉशियस स्टांस लगातार आपको बरकरार रखना होगा, यह एडवाइस हमारी तरफ से। बिकवाली का दबाव कौन से सेक्टर्स में देखने को मिला? निफ्टी एनर्जी स्पेस, अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते से ये स्पेस चल रहा था, लेकिन आज गिरावट हावी होती रही और दिन भर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में बिकवाली के साथ करीब 150 अंकों की बिकवाली पर ही इस वक्त भी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, नतीजों का इंपैक्ट लगातार स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में नजर आ ही रहा है और ऐसे ही स्टॉक से एंजल वन और जस्ट डायल, क्योंकि अच्छे नंबर्स आए तो अच्छा इंपैक्ट दिन भर हरे निशान के साथ इन स्टॉक्स में ट्रेड कर दिखाया। इसके अलावा एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी जो कि बीएचईएल पर आती हुई दिखी। पिछले दिनों बीएचईएल और साथ ही पर्टिकुलरली इनके कंसोर्शियम ने जो ऑर्डर्स विन किए, इसके चलते ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट एंटीक की तरफ से आई, जहां पे इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा, टारगेट्स भी बढ़ाए, जिसका सीधा इंपैक्ट था करीब 4% की तेजी के साथ बीएचईएल का स्टॉक इस वक्त मजबूती पर क्लोज होता हुआ आप देख रहे हैं। टायर स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग थी, चाहे जेके टायर देखें, अपोलो टायर्स, सीएट, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। और केमिकल प्लेज में टाटा केमिकल्स आज सुबह से ही बिकवाली का दबाव दिखा रहा था, क्योंकि सोडा ऐश प्राइस में गिरावट की खबरें, सोडा ऐश प्राइस कट की जो खबर आती हुई दिखी, ये स्टॉक के लिए एक नेगेटिव साबित हुई। ऑलमोस्ट 6% की गिरावट दिन की शुरुआत में जहां 3.5-4% की बिकवाली थी, वो अब क्लोजिंग के दरमियान हम देख रहे हैं करीब 6% की गिरावट में तब्दील होती हुई। गेनिंग मोमेंटम हमने देखा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, नेस्ले, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में, डिविस लैब और विप्रो में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। लेकिन इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर में, जहां पर धीरे धीरे एक्शन बिल्ड होता दिख रहा है, ऑटो एंसिलरी पर भी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जैसे कि प्रेसिशन कैमशाफ्ट, आज कई सारे ट्रिगर्स थे जिसके चलते ये स्टॉक्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। 10% तक की तेजी हमने प्रेसिशन कैमशाफ्ट में देखी, अच्छी मजबूती के बीच, और पिछले 5 सेशन से ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑलमोस्ट 40% की गेन्स पिछले 5 सेशंस में प्रेसिशन कैमशाफ्ट ने दिखाई है, तो इस स्टॉक पर भी खास तौर से नजर होनी चाहिए। केमिकल प्लेज में कैमलिन फाइन, फेयरकेम, हिमाद्री स्पेशलिटी जैसे स्टॉक्स एक्शन दिखा रहे थे। और मिड कैप गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, ल्यूपिन में अच्छा एक्शन था, बायकॉन में हमने एक्शन देखा, ल्यूपिन में भी एक्शन, इंडियन बैंक, आईआरएफसी, रेलवे स्टॉक्स आज सुबह से अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। आईआरएफसी मिड कैप रेलवे स्टॉक जो कि अच्छी मजबूती के बीच इस वक्त ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। और लूजिंग मोमेंटम कुछ तमाम केमिकल प्लेस जैसे कि टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशंस में देखने को मिले। ऑल इन ऑल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट था, कई सारे मौके स्टॉक्स के बदौलत मार्केट में मिल रहे थे, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक आज दिन भर काफी टाइट रेंज में काम का, जो बिकवाली का दबाव लाल निशान के साथ 17,700 के नीचे 17,660 के लेवल्स पर निफ्टी सेटल होता हुआ बिकवाली। बैंक निफ्टी में भी 42,260 के लेवल्स, वहीं सेंसेक्स में 59,727 के लेवल्स को ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के डाउन टर्न्स देखने को मिले। ब्रॉडर इंडेक्सेस में अच्छा मजबूती देखने को मिली निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले। ऑल इन ऑल हमने देखा एक म्यूटेड सेट ऑफ सेशन। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यही समेट रहे हैं। ध्वनि राजेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। क्लोजिंग कॉल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।